नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस सीरीज में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, हमारे पास जो भी जितनी पुरानी बुक्स हैं, उन सब से हम एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 ऐसे क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो उन्हीं को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो हमारा कॉन्सेप्ट लगे। चलिए नेक्स्ट, हमारा एप्लीकेशन एप्लीकेशन का नाम है एवरग्रीन क्लासेस और इस लोगों में अवेलेबल है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी स्कैन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे सिर्फ ये है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी जो ये पीडीएफ बनने वाली है, आपकी पूरी पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और वीडियो भी वहीं मिलेगी। जब ये 3-4 वीडियो हो जाएंगे, कुछ हमारा डाटा हो जाएगा, तो इन्हीं जो भी हमने पढ़ाया वहीं से हम क्विज जनरेट करेंगे और उस पर अपलोड करेंगे। ठीक है, जो भी आप इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया गया है। आज का क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है ये हमारा, कि अगर y इक्वल इतना है तो इसका मान कितना होगा। तो दोनों को हम एक एक करके देख रहे हैं। पहला, y इक्वल इन्होंने लिखा है 3+2√2, इतना लिखा है। हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया है √2, दूसरे ब्रैकेट में y² माइनस, ये जो y² नेगेटिव वाला है, इसको लिख रहे हैं 1/y²। ये करड़ी का रूल होता है कि अगर किसी पे पावर नेगेटिव लगी हो तो वो 1 के बटे में चला जाता है। मतलब कि a पे पावर -1 हो तो इसको आप लिख सकते हो 1/a। ये करड़ी का रूल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मान चाहिए। अब हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती है कि जिसमें हम किसी का स्क्वायर करें और वो नेगेटिव में आ जाए, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब नेगेटिव हो और दोनों पे स्क्वायर हो तो वहां पे एक ही कंडीशन लगती है, वर्गांतर। एक के ब्रैकेट में प्लस और दूसरे के ब्रैकेट में नेगेटिव। इसका मतलब है कि इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका y+1/y और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y-1/y। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर होता है कि आपको y+1/y चाहिए और y-1/y चाहिए, ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 1/y चाहिए। तो जब 1/y करेंगे हम इसी का, तो यहां से मिलेगा 1/3+2√2। तो कभी भी इक्वेशन में भिन्न लिखी है और भिन्न में 1/ में अगर कुछ अपरिमेय संख्या लिखी है, रूट के अंदर लिखी है, तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं। तो इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो अगर इसका परिमेयकरण करोगे, परिमेयकरण, अब परिमेयकरण में क्या होता है कि जो इक्वेशन लिखी है उस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी 1/y इक्वल 1/3+2√2। अब जो नीचे लिखा है उसी को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में लिख दो, तो ये लिखेंगे 3 नहीं, साइन चेंज करके। ठीक है, गलती है, जो नीचे वैल्यू लिखी है उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे लिख देंगे। तो 3-2√2 और नीचे भी हो जाएगा 3-2√2। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये रहेगा और एक ब्रैकेट में ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो, दोनों इक्वेशन में अगर देख, मतलब जो बना है, तो यहाँ पे a+b शो करा रहा है, यहाँ पे a-b शो करा रहा है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/y इक्वल, ऊपर हो रहेगा आपका 3-2√2, नीचे होगा 3 का स्क्वायर 9 और इस वाले का स्क्वायर 8। मीन्स नीचे तो 1 बचा और वैल्यू आई 3-2√2। क्लियर है यहाँ तक। अब पहला अगर हम इसको माने एक और दूसरे को ये माने सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन से मुझे अब मतलब है। तो दोनों में मतलब क्या है, आपका y इक्वल दिया है 3+2√2 और 1/y इक्वल दिया है 3-2√2। ये हमारा कैलकुलेट होके आया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा y+1/y। तो दोनों को ऐड करने पे माइनस प्लस के कटेंगे तो वैल्यू आएगी 6।
अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो y माइनस 1/y मीन्स माइनस प्लस, ये एक प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और ये दोनों ऐड होंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 4√2। ठीक है, इन्हीं दो का यूज है और कोई यूज नहीं था। मुझे इन्हीं दो की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए ही ये सब ड्रामा किया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, इन दोनों वैल्यू को उठा के हम इस समीकरण में पुट करते हैं। तो जब इसमें पुट करोगे तो √2 तो ऑलरेडी हमारा पहले से था, y प्लस 1/y का वैल्यू आपका यहाँ पे 6 है, और y माइनस 1/y का वैल्यू आपका 4√2 है। तो वैल्यू आई √2 इंटू 6 इंटू 4√2, तो दोनों का मल्टीप्लाई 24, और √2 का मल्टीप्लाई 2, दैट इज इक्वल टू 48। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 48। उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे एक नंबर लिखा है 3/5 और इस पे होल पावर है x, और आगे नंबर लिखा है 81 डिवाइडेड बाई 6/5। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है, अगर हम आपसे कहें कि एक नंबर लिखा है जिसके बीच में साइन लगा है, एक है a और एक है b, तो आप कहोगे कि जो a का वैल्यू है वही किसका वैल्यू है? b का वैल्यू है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में साइन लगा है तो जो दोनों नंबर है वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। अगर दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इधर लिखा है 3/5, तो इधर भी 3/5 लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 3/5 पूरे पे पावर x इक्वल, तो ये भी हो जाएगा 3/5 पूरे पे पावर 4। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा है, तो दोनों घातें भी कैसी होंगी? आपकी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना होने वाला है? अब आपका 4 होने वाला है। तो यहाँ से सिर्फ मुझे ये पता लगा x का वैल्यू कितना है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि x की पावर x कितना है, मीन्स 4 की पावर 4 कितना है? तो 4 की पावर 4 होता है 256। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। तो देखो, एक घंटी है 30 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, दूसरी घंटी है 45 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, तीसरी घंटी है 60 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। तो ये क्लियर है कि अगेन आगे अगर एक साथ इनको बजना है तो इनसे समय ज्यादा लगेगा, तो आपको एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम जैसे भी आप मेथड लगाते लगाइए, हम वही यहाँ पे लगाने वाले हैं जो हमारा बेसिक है। तो यहाँ पे बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक हमारा कौन सा होगा? हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 45 और हमारा 30। फिर आगे हम एक और बताएंगे मेथड, अभी फिलहाल हम बेसिक लगा रहे हैं। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा 15, 45 और यहाँ पे 50। तो हम सीधा 15 से ही डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 15 सब में कॉमन है। 1, 3, 1, फिर अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 1, 1, 1। तो जो एलसीएम है, एलसीएम होने वाला है आपका 2 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 4, 15 चौकू 60 और 6 3 18, 180। तो 180 सेकेंड बाद ये अगेन दोबारा बजेगी। अब अगर 180 सेकेंड के बाद ये दोबारा इनको बजना है, मतलब है कि 80 सेकेंड, तो 180 सेकेंड इक्वल कितना होता है? ये होता है 3 मिनट की। कितना होता है? 3 मिनट। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 बजे बजी थी एक साथ, तो 3 बजे मतलब 3 मिनट बाद फिर बजेंगी, तो दोपहर के 1 बजकर 3 मिनट पर फिर ये एक साथ बजेंगी। अब बात करते थे कि यहाँ पे जो एलसीएम लेने का दूसरा रूल क्या होता है, तो देखो 30, 45, 60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो सब में कॉमन है वो उठा दो। तो सब में जो कॉमन है, तो यहाँ पे देखो 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 को पहले अलग कर लो। तो 15 यहाँ से हटाया तो यहाँ पे बचा होगा, तो 15 यहाँ से हटाया तो 3, 15 यहाँ से हटाया तो बचा होगा आपका 4। अब देखो, दो का सबसे बड़ा गुणज यहाँ पे कौन है? 4। तो 4 लिख लो क्योंकि 4 में 2 मिल जाएगा और 3 का कुछ नहीं है, तो 3 यहाँ पे। 15 चौकू 60 और 3 मल्टीप्लाई होगा तब भी कितना आएगा आपका? 180 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, एलसीएम है, सब निकाल लेंगे। अब बात होती है बहुलक की।
ठीक है। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जिसका रिपीटेशन ज्यादा हो, मैक्सिमम रिपीटेशन, मैक्सिमम रिपीटेशन, ठीक है। तो जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा हो रही, वही हमारा क्या होता है, आपका बहुलक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। देखो, पहले शुरुआत होती है 21, ठीक है, अलग अलग कलर से शो करा रहे हैं, फिर 22 आया है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज है, चलो, जो नंबर लिखा वो यहाँ पे सिर्फ 23 होगा आपका। तो एक आया है आपका 23, फिर आगे आपका आए हैं 60, फिर आए हैं आपके 63, फिर आए हैं आपके 62, और एक एक्स आया है। अब देखो बताना क्या है वो चीज सुनो पहले। आपका 21 का रिपीटेशन ओनली 2 बार हुआ, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 है। अब 22 लिखें, ये भी आपका 2 बार ही आया। 23 एक बार आया। 60 आपका 3 बार रिपीट हुआ। 63 आपका थोड़ा इधर का उधर हो गया, चलो। जो 63 है वो आपका कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 बार रिपीट हुआ। आगे दिया है 62, ये आपका रिपीट हुआ 1 2 3 4 5, 5 बार। और एक यहाँ पे एक्स। अब देखो क्वेश्चन दोबारा हम पढ़ रहे, सुनो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है, मतलब है अगर बहुलक 62 है तो 62 की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, बस। जो आपका 62 दिया है, इसकी संख्या अधिक होनी चाहिए। बहुलक संख्या कहती होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो एक्स का मान कितना होगा, तो अब देखो यहाँ पे सबसे जो अधिक होगा वही हमारा एक्स होगा। तो 63 और 62 दोनों इक्वल आए, दोनों कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 62 को बहुलक बनाना है तो इसकी एक संख्या इंक्रीज करनी पड़ेगी। 62 की संख्या कैसी करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जो एक्स है उसकी जगह पे आपको 62 लेना पड़ेगा, और उस केस में हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये भी हम आगे चल के एक चैप्टर है पूरा पढ़ाएंगे स्टैटिक्स वाला, जिसमें आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि एक है आनंद और रवि, एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो चलिए, एक है आनंद और एक है रवि, दोनों जब मिलके काम करते हैं तो इन दोनों को टाइम लगता है 12 दिन, ठीक है। अब रवि और चिन्यम, तो हम इनके, रवि को आर लिख रहे हैं और चिन्यम को सी लिख रहे हैं, ये दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो इनको टाइम लगता है 16 डेज, ठीक है। जबकि चिन्यम और आनंद, तो चिन्यम सी और आनंद ए, अगर ये दोनों मिलके काम करें तो इनको टाइम लगता है 48 डेज, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि बेसिक लॉजिक है ये, तो तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना होने वाला है आपका, 48 होने वाला है। अब आपसे कह रहा है कि अगर एलसीएम 48 है तो इन दोनों की कार्यक्षमता, आनंद और रवि, तो 12 का भाग लगाओगे तो ये जाएगा 4 टाइम 12 चौक 48, 16 का भाग लगाओगे 3, और 48 का भाग लगाओगे तो 1। तो अब होता क्या है कि इन तीनों को अगर ऐड करोगे, क्योंकि मुझे तीनों की आपको क्या चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए, तो तीनों को ऐड कर लो। जब तीनों को ऐड करोगे तो हर एक कैंडिडेट 2 बार ऐड होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम तीनों की कार्य क्षमता ऐड कर रहे हैं तो 8 आई, और ये तीनों कैंडिडेट डबल डबल आएंगे, तो 2 बार आनंद आया, 2 बार आपका रवि आएगा, और 2 बार आपका चिन्यम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कार्य क्षमता अगर इंडिविजुअल ली जाए तो वो कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमसे कह रहा है कि अगर रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो रवि से काम करवाना है। अगर रवि से काम करवाना है आपको, ए बी सी नहीं, ए, रुक जाओ गलती होगी, यहाँ पे बी नहीं आर हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका आर हुआ, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आप रवि से इंडिविजुअल काम कराओगे तो इन दोनों को हटना पड़ेगा। तो ए और सी का वैल्यू, ए और सी का वैल्यू कितना है, 1। तो अगर आपको आर का मान चाहिए
तो 4 में से उनका हटाना पड़ेगा और वो कितना आएगा 3। मीन्स रवि की कार्य क्षमता 3 है। रवि की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। अब अगर रवि की कार्य क्षमता 3 है तो इससे काम करवाना है तो समय चाहिए। समय बराबर होता है कुल काम डिवाइडेड बाई कार्य क्षमता, मतलब टाइम लगेगा 16 डेज। क्लियर हुआ यहाँ तक? यही हमसे पूछा गया, नॉर्मली क्वेश्चन है, ये सब लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहां से देखो, पहले लिखा है 201, फिर लिखा है 202, फिर लिखा है 203, ऐसे क्रम से लिखा और लास्ट में लिखा है 260। ये अगर हम इसको एक संख्या माने, लिखा सीरीज में है लेकिन अगर हम इसको एक संख्या माने, जैसे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ लिखा है 12, 13, तो इसको एक संख्या माने 1213 या 1213 ऐसा। ठीक है, तो इसको अगर एक संख्या माने और इसको 9 से विभाजित करें तो शेष फल क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। अब आपको ये पता है कि अगर संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी संख्या, मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए, या संख्या के योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि मुझे इस सीरीज का योग चाहिए तो 201, 202 से लेके 260 तक। अब आपको क्या चाहिए, अंक का योग, अंकों का योग, ये निकालने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। हम अगर आपसे पूछें कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं, तो देखो टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो शुरुआत 1 है, फिर 2 है, आगे 3 होगा और लास्ट में कहां से जा रहा है 60। तो इसका मतलब इसमें टर्म कितने हैं, 60 है। अगर टर्म 60 है तो यहाँ पे देखो जो दहाई का अंक है, दहाई, वो 2 है और ये कितनी बार आया होगा, 60 बार। तो इसका मतलब है कि जो दहाई वाला अंक है उसका योग आपको देगा, या फिर नॉर्मली सीधा करो, इसको छोड़कर संख्याओं का योग कर लो। ठीक है, अगर संख्याओं का योग करोगे तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं योग का फॉर्मूला n/2 प्रथम टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अब टर्म कितने हैं, 60 डिवाइडेड बाई 2। पहला टर्म कौन सा है, 201, प्लस लास्ट टर्म कितना है, 260। क्लियर है? इससे ये जाएगा 30 टाइम्स, तो 30 गुणे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 164। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपको पता लगाना है कि योग कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब शेषफल चाहिए। तो एक रूल होता है आपका शेषफल का, आप चाहो तो 30 गुणे 461 का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 9 से भाग दो, या इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के उनमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में कर सकते हैं। तो हम दोनों के इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल रहे, तो 9 का भाग 30 में लगाएंगे तो 27 तक कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। क्लियर है यहाँ तक? अगर इनमें भाग लगाओगे तो इनके अंकों का योग कर लो, 4, 6, 10 और 1, 11, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6 को 9 से डिवाइड करोगे तो उस केस में भी रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 6 आएगा। यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है आपका, 3 है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, थोड़ा घुमा के दिया और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज का मतलब होता है जिनका रेशियो इक्वल हो। समरूप, समरूप का सिर्फ मतलब होता है जिनका रेशियो इक्वल हो, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर साइड, अगर आपसे कहे उसकी साइड भी इक्वल है, उसका एरिया भी इक्वल है, दिखने में भी इक्वल है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ समरूप है, दिखने में एक जैसा होना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर हम दो ट्रायंगल लेके चले फिलहाल यहाँ पे, और ट्रायंगल हमने मान लिया, एक है ए बी सी, एक है आपका ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया है जिसको हमने नाम दिया एक्स वाई और जेड। हम कहें कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप हैं, ठीक है, त्रिभुज एक्स वाई जेड। ठीक है, और होता है क्या है कि यहाँ पे जो साइन है वो केवल एक होता है आपका, ठीक है, इतना समरूप है। अब क्वेश्चन ये है कि समरूप का मतलब क्या है, कि अगर साइड ए बी लोगे,
तो साइड ए बी का रेशियो एक्स बाई रेशियो के इक्वल होगा, साइड बी सी अपॉन बाई जेड के इक्वल होगा, और इसका ए सी अपॉन एक्स जेड के इक्वल होगा। ये रेशियो इक्वल होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो साइडें कितनी दी गई, इसकी दी है 2, इसकी दी है 3, इसकी दी है 4। इनका जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है साइड का, तो अनुपात होगा 2:3:4। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात इनका भी होने वाला है। इनका अगर अनुपात होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3:4, क्योंकि हमने बोला है रेशियो इक्वल होता है और रेशियो ही दिया है। अब आपसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल का मीन्स एक्स बाई जेड का परिमाप आपको दिया है 81 सेंटीमीटर। तो हम मान के चलेंगे जो इसकी साइड होंगी तो वो होंगी 2x, 3x और 4x। तो जो इसका परिमाप है वो भी आपका हो जाएगा 3 2 5 और 5 4 9x इक्वल 81। तो जो x है वो कितना होने वाला आपका 9। अब आपसे पूछ रहा है साइड कितनी है, तो साइड देखो भाई, ठीक है, ध्यान रखना त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में कितनी है। तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36। तो जो साइडें हैं वो होने वाली है 18, 27 और 36। क्लियर है यहाँ तक। तो 18, 27, 36, 18, 27, 36 किस ऑप्शन में आपके दो में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक जन्म लेने वालों की संख्या समान मानती है, मतलब मानते हैं कि पर डे अगर मान लो दो कैंडिडेट जन्म लेते हैं तो पर डे दो ही लेंगे जन्म। आज दो ने जन्म लिया, कल दो ने लिया, तो ये बता रहा है अगर आज एक ने जन्म लिया तो आज कल भी एक ही लेगा। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि अगर लीप वर्ष को काउंट करें तो फरवरी के अंतिम दिन जो जन्म लेगा उसकी प्रतिशतता कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है। तो एक बात बताओ, नॉर्मली जो साधारण वर्ष होती है, ठीक है, साधारण वर्ष उसमें दिन माने जाते हैं 365। अगर लीप वर्ष होती है उसमें दिन माने जाते हैं 366। होता क्या है कि जब 365 होते हैं तो यहाँ पे जो फरवरी है वो आपकी 28 डेज की होती है। अगर 366 मानोगे तो जो आपकी फरवरी है वो आपकी 29 डेज की हो जाती है, बस इतना है। ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हर डे आपका एक कैंडिडेट जन्म लेता है, तो 366 दिन में आपके 366 व्यक्ति जन्म लेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि उस लास्ट फरवरी वाले दिन की प्रतिशतता कितनी है। तो अगर आपको प्रतिशतता चाहिए, ठीक है, तो जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर और जिससे चाहिए उसका टोटल नीचे। तो टोटल है आपका 366 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो वैल्यू आएगी 0.732%। कैलकुलेटर लगा के हमने किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, फोर्थ है। बस मुझे ये बताना था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 65 लोगों के एक समूह में, मतलब है कि एक ग्रुप है जिसमें टोटल 65 लोग हैं। कितने लोग हैं, 65। 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है, केवल क्रिकेट, ध्यान रखना। 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों, मतलब है कि 10 कैंडिडेट हैं वो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और आपका टेनिस भी पसंद करते हैं। हर कोई दो में से कम एक, मतलब है कि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कुछ ना पसंद करे, मतलब कुछ ना कुछ वो पसंद करता है। तो कितने लोग हैं टेनिस पसंद करते हैं। तो जब भी ये दोनों वाला कंबाइन वाला आता है, मतलब है कि ये बता रहा है आपका इंटरसेक्शन बता रहा है। और जब इंटरसेक्शन बताता है तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इसको हम मान के चलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। इसको हम क्या मान के चलते हैं, यूनिवर्स। तो एक सेट है जो क्रिकेट बताएगा, दूसरा हमारा सर्किल है वो आपका टेनिस बताएगा। अगर ये क्रिकेट है और ये हमारा टेनिस है तो आपसे कह रहा है कि दोनों में से अलग अलग कॉन्सेप्ट को करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो केवल क्रिकेट है वो हमने ग्रीन से शो कराई, केवल क्रिकेट, ध्यान रखना। हमने यहाँ पे वैल्यू लिया जो बोथ है, मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं और आपका टेनिस भी। और यहाँ पे हमने एक टर्म लिया ब्लैक, जो आपसे करा है कि केवल टेनिस खेलते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो ग्रीन है
ठीक है, ये तो है ओनली क्रिकेट। आपका हमने लिया था विल्यू, ये बता रहा है बोथ क्रिकेट प्लस टेनिस। एक हमने लिया है ब्लैक, जो बता रहा है ओनली टेनिस। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, वैल्यू लिखना जा रहे हैं हम हर एक की। तो देखो, आपसे कह रहा है कि टोटल कैंडिडेट 40 है, 65, मतलब जो यूनिवर्स है इस पूरे ग्रुप का मान 65 है, बस इतना दिया गया है। दूसरा, केवल क्रिकेट खेलने वाले कैंडिडेट दिए हैं 40, दोनों को खेलने वाले दिए हैं 10। अगर इसका मान 40 है, इसका मान 10 है, टोटल 65 होने चाहिए, तो अभी हमारे पास 65 हो पाए, 50 हो पाए, तो इसका मान आपका कितना होने वाला है? 15। तो इसका मतलब है कि केवल टेनिस खेलने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 15 है, केवल टेनिस। पर हमारा क्वेश्चन ये है कि कितने लोग टेनिस खेलते हैं, हमसे ये नहीं पूछा गया, केवल टेनिस वाले नहीं पूछे गए, हमसे पूछ रहे टेनिस कितने खेलते हैं। तो देखो, बोथ जो है वो टेनिस भी है और आपका क्रिकेट भी है, और केवल टेनिस वाले वो भी है। तो जो बोथ कैंडिडेट हैं वो तो हमारे 10 है, और जो केवल टेनिस खेलते हैं वो हमारे 15 है। तो टेनिस खेलने वालों की संख्या हो जाएगी इस प्रकार से 25, जो ऑप्शन नंबर हमारे किसमें दी है? 2 में दी है। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और सेट थ्योरी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, नाम कितने अजीब है। अमीन, बासा और चीज एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक एक दिन, मतलब है कि पर डे कैंडिडेट एक ही जाएगा, दूसरे दिन दूसरा जाएगा, तीसरे दिन तीसरा जाएगा। तो ऐसे काम करते हैं और उनको पूरा काम खत्म करने के 240 रुपए दिए जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये काम खत्म होने पर उनको अलग अलग रुपया कितना मिलेगा। तो जब बात अलग अलग की होती है तो देखो, नाम सबके अलग अलग है, तो हम उनको अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। इसका अमीन तो ए, बासा बी और चीज सी। तो जो ए कैंडिडेट है अमीन, ये पूरा काम फिनिश करता है 90 दिन में। जो बासा है, ये काम करता है 40 दिन में, करता है या करती है वो चीज अलग है, ठीक है। और जो सी है वो फिनिश काम करता है आपका 12 दिन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 360। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपका? 360। तो जो ए है उसकी कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 4, 40 से इसको डिवाइड करोगे इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 9, और 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, केवल कार्य क्षमता हमने निकाली है। अब देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, ऐसे ये चलते रहे, कहां तक जाएंगे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो पहले दिन कैंडिडेट आएगा ए, दूसरे दिन आया बी, तीसरे दिन सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और ये क्रम से चलता रहेगा। अब होता क्या है कि जहां से काम रिपीट होना शुरू हुआ है, जहां से काम रिपीट होना शुरू हुआ है उससे पहले को एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो हम एक सर्किल ही पूरी उठाते हैं। तो अगर ए आएगा और ए अपना काम करेगा तो वो 4 काम करेगा चला जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा, अपना 9 काम करेगा चला जाएगा। तीसरे दिन सी आएगा, वो अपना 30 काम करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन में, 3 डेज में काम हुआ कितना? तो 3 दिन में काम हुआ 43। 3 दिन में काम कितना हुआ है? 43। अब काम करना कितना मुझे? तो मुझे तो काम करना था 360। अब 43 में ऐसे संख्या का गुणा कर दो जो आपको 360 बना दे। तो हम इसमें गुणा कर रहे हैं, देखो 4 का तो मल्टीप्लाई कर, 9 का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8 का। तो हम 8 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं और 8 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो यहाँ दिन तो हो जाएंगे 24 डेज। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल काम है तो 8 3 24, 2, और 8 चौको 32 और 2 34, तो 344 काम हो जाता है 24 दिन में। ठीक है, अब होता क्या है, अभी हमारे पास काम शेष है, तो जब 44 काम हो जाता है तो अभी काम बचा कितना? अभी काम हमारे पास 16 और बचा, क्योंकि टोटल कितना करना है? 360। अब यहीं पे देखो, इसको साथ लेके चले, अभी हमारे पास रिमेनिंग काम कितना है? 16 है। ठीक है, ये हमारा अलग, हमने इसको थोड़ी देर के लिए डिनोट कर लिया। अब चलो देखो, अगले दिन क्या होता है कि जब साइकिल
दोबारा आगे से बढ़ती है तो अगले दिन जो आएगा वो ए कैंडिडेट आएगा। तो ए आएगा तो दिन तो बढ़ेंगे एक, ठीक है, दिन बढ़ेंगे एक, पर आया कौन था, ए। और ये अपने हिस्से का मतलब है कि 4 काम और करेगा, चला जाएगा। अब काम 4 कम हुआ तो काम अभी 12 और बचे हैं। अगले दिन क्या होगा, बी कैंडिडेट आएगा, ठीक है, तो दिन एक बढ़ेगा, लेकिन उस दिन कौन काम करेगा, बी। और ये अपने हिस्से का 9 काम करेगा, चला जाएगा। तो 9 काम और माइनस हुआ। तो जब 9 काम माइनस हुआ तो बचा कितना, 3। अब हुआ क्या, आखिरी दिन कैंडिडेट आया आपका सी, ठीक है, जो नाम दिया है आपका जो भी है। तो जब लास्ट के दिन सी कैंडिडेट आया, ध्यान रखना इसका, तो उसको पूरे दिन में काम करने की क्षमता 30 है, मतलब पूरे दिन में 30 काम करेगा, पर काम बचा कितना, 3। तो यहाँ पे मुझे टाइम चाहिए, उसने कितने समय में कर लिया। तो समय बराबर होता है टोटल काम डिवाइडेड बाई कार्य क्षमता। मतलब है कि 1/10 दिन में वो टोटल काम फिनिश करके भाग जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब तीनों इक्वेशन को हम मर्ज कर रहे हैं एक एक करके, और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। चलो देखो, अब करना क्या है तो वो चीज ध्यान दो ना। कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी था और एक कैंडिडेट सी था। तो जो 24 दिन की बात है ये वाली, तो इसमें उन्होंने बराबर बराबर काम किया। इसका मतलब है कि ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया, सी ने 8 दिन काम किया। अगले दिन ए आया था तो ए ने अपना एक दिन बढ़ाया। अगले दिन बी आया, फिर बी ने अपना एक दिन बढ़ाया। लेकिन सी अगर पूरे 30 काम करता तो पूरा दिन बढ़ता, लेकिन ए ने केवल पूरे दिन का 1/10 काम किया, मतलब इतने समय तक काम किया। तो इनको जो टोटल टाइम लगा, इसको लगे 9 दिन, इसको लगे 9 दिन, इसको लगे 81/10 दिन। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि बात होती है आमदनी की। तो जो आमदनी होती है मतलब जो इनको रुपया मिलना होता है, तो रुपया दो कंडीशन पे बढ़ता है। इनकी कार्य क्षमता कितनी है, मल्टीप्लाई उनके द्वारा लिया गया समय कितना है, इस अनुपात में रुपया बांटा जाता है। तो हम बात करते हैं एक एक करके, कि जो ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, सी कैंडिडेट है, अब इनका रुपया बांट रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ए ने काम किया 9 दिन, बी ने काम किया 9 दिन, सी ने काम किया 81/10 दिन। ठीक है, वापस आओ थोड़ा। कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 9, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 30 है। ए की कार्य क्षमता 4, 9, 30। देखो, इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, 4, इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, 9, और इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, 30। यही थी, 4, 9, 30। देख ले रहे दोबारा एक बार, कहीं गलती ना हो जाए। 4, 9, 30, ठीक है। अब होता क्या है, इनका जो मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक वैल्यू में 9 कॉमन है, तो 900 में यहीं पे हटा दे रहे, 9 यहाँ से हट जाएगा, 9 यहाँ से हटेगा, 9 से 9 टाइम्स, 0 से 0। तो यहाँ पे जो रेशियो बना 4:रेशियो 9:रेशियो 27, मीन्स जो रुपया है वो आपका इस अनुपात में बंटने वाला है। ठीक है। अब रुपया है कितना टोटल, तो रुपया है 240। तो यहाँ पे योग करो तो कितने हुआ, 9, 27, 36 और 40 यूनिट। तो 40 यूनिट रुपया 240 के इक्वल है। तो 1 यूनिट रुपया 6 यूनिट के बराबर है। तो मुझे चाहिए रियल रुपया। तो रियल रुपया बनाने के लिए 4×6 = 24, 4×9 = 36, और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 162। तो इसका मतलब है कि जो इनको आमदनी मिलनी थी वो मिलनी थी 24 रुपया, 36 रुपया और 62 रुपया। ये इसका कॉन्सेप्ट है करने का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है तो वो देखते हैं। हमारा आंसर दिया है आपको 24, नहीं मल्टीप्लाई में थोड़ी मिस्टेक हुई है, मिस्टेक यहाँ पे हुई है, 36 नहीं 54 होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा, हमने एरर कर दिया थोड़ी। यहाँ पे कितना होगा आपका, 54 होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आपका दिया हुआ आंसर आपका है। तो आंसर में ऑप्शन में कौन सा है आपका,
24 54 162। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप एक लाइक करते हैं, पसंद बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप अभी तक इस पे जुड़े नहीं हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर लग रहा है कि ये सीरीज से दूसरे को भी बेनिफिट हो जाएगा, जो भी आपका फ्रेंड्स है, आपका रिलेटिव है कुछ भी, तो आप उसको शेयर भी करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।